हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इसमें से क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इसमें आता ही है एग्जाम के अंदर। वैसे तो ये चैप्टर आप बायो में पढ़ चुके हैं, बायो में पढ़ लेते हैं आप इकोलॉजी वाले पोर्शन में, लेकिन फिर भी हम इसको यहां पर ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसको हम कह सकते हैं इट इज इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। तो जो भी हम ये देखते हैं, जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो भी हम सब्सटेंस यूज करते हैं, इनके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, इन्हीं को हम कंसिडर कर रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेयर जो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो कुछ लेयर्स होते हैं, लेयर्स कैसे, जैसे अगर हम सी लेवल से 10 किलोमीटर तक देखें तो इस जो लेयर है इसको हम नाम दे देते हैं ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर इससे 50 किलोमीटर ऊपर। तो यहां पर ट्रोपोस्फेयर जो है एक्सटेंड है अप टू हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। इसके अलावा हम देखें स्ट्रेटोस्फेयर जो है 10 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम सी लेवल। इसके बाद देखें, ये जो अगर हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर की, इसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल H2O वेपर्स। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ये ओजोन किस में मिलेगा अपने को? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये जो ओजोन है ये 99.5% हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है इनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इसको अर्थ सरफेस पर नहीं आने देता, क्योंकि हार्मफुल इफेक्ट होता है अल्ट्रावायलेट रेज का। बहुत हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, रेज होती हैं। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन हम इसमें अभी देख रहे हैं। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, और ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो है ये किसकी वजह से होता है? गैसियस एयर पोल्यूटेंट एंड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट। पार्टिकल पोल्यूटेंट में जो होंगे सॉलिड पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स होंगे, और गैसियस पोल्यूटेंट में गैसेस होंगी। देखें इसमें पहले गैसियस एयर पोल्यूशन या गैसियस एयर पोल्यूटेंट की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले आता है SO2। SO2 जो है ये इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, इरिटेशन टू आई, रिजल्टिंग द फियर्स एंड रेडनेस। तो सॉरी, टीयर्स है ये, टीयर्स एंड रेडनेस। तो SO2 जो है आईज में इरिटेशन करता है, और इस इरिटेशन की वजह से जो आईज हैं रेडनेस हो जाती हैं, और इसके अंदर जो है टीयर्स, आंसू आने लग जाते हैं। SO2 जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाता है, SO2 इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है। इसके अलावा ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, ये सब जो होते हैं, इनकी बर्निंग से जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होते हैं। क्या इफेक्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का? द इरिटेंट रेड हैज इन द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेस इज ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम देखें, अगर हम किसी कंजेस्टेड एरिया में हैं या फिर हम ट्रैफिक के अंदर हैं, तो ट्रैफिक के अंदर जो होते हैं हमारे आईज में जो होता है रेडनेस आने लग जाती है, इरिटेशन आने लग जाता है। ये किस वजह से है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये इरिटेशन कॉज करते हैं। और ये जो ट्रैफिक में होता क्या है, जो पेट्रोल डीजल बर्न हो रहा होता है, उसका जो धुआं होता है वो हमारी आंखों में आता है, इससे हमें इरिटेशन होता है। उसमें मेनली कौन होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इसके बाद देखें NO2 इज लंग इरिटेंट। तो NO2 जो है ये लंग्स में इरिटेशन करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है इससे भी। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन, गैसियस हाइड्रोकार्बन की बात करें, ये होते हैं कार्सिनोजेनिक। गैसियस हाइड्रोकार्बन कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाले। इसके बाद देखें कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है? जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इनकम्प्लीट कंबशन कह सकते हैं इसमें हम, उससे मिलेगा अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड।
और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हाईली पॉइजनस होता है। कैसे होता है पॉइजनस? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, एफिनिटी जो है वो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है जिसकी बजाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बजाय। यानी हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करने का, और उसी को कार्बन मोनोऑक्साइड ने कैप्चर कर लिया। एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसी को कैप्चर कर लिया, तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी हीमोग्लोबिन की, ये रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो ये एक पॉइजन का ही काम कर रहा है। इसीलिए हमने कहा हाईली पॉइजनस। आपने सुना होगा कभी बंद कमरे में अगर मान लो कोई फायर या ये कहें कुछ इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक तरह से कार्बन या फ्यूल का एक तरह से कंबशन हो रहा है, अगर रूम बंद है तो ऑक्सीजन की सप्लाई इनहिबिट हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई इनहिबिट होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और इस तरह से वो एक पॉइजनस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद में, हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड। हाई जो लेवल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इससे क्या होता है? प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ एंड डिफॉर्म्ड बेबीज। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो अगर इस एटमॉस्फेयर में आ गए तो ऐसे में प्रीमेच्योर बर्थ, या फिर ये कहें इसके अंदर ये जो हो जाएगा डिफॉर्म्ड बेबीज, जो बेबीज होंगे उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है पॉइजनस एटमॉस्फेयर की वजह से। नेक्स्ट इसके बाद देखें कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पोल्यूटेंट नहीं होता, क्योंकि ये तो जो प्लांट्स हैं इनके लिए एक तरह से जो प्रीकर्सर है या ये रॉ मटेरियल का काम करता है CO2। लेकिन अगर CO2 भी अगर इसकी भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो हार्मफुल हो सकता है। बनता कैसे है? CO2 इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज होता है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ऑल्सो ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक जो ज्वालामुखी होते हैं इनसे भी CO2 रिलीज हो जाता है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है CO2। देखें इसमें, इसके बाद नेक्स्ट है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, पार्टिकुलेट यानी जिसमें हम कहें सॉलिड पार्ट्स हो या लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो, दीज आर माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर। इसके एग्जाम्पल देखें तो इसको हमने पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, और यह है वायबल पार्टिकुलेट एंड नॉन वायबल पार्टिकुलेट। वायबल पार्टिकुलेट जो होंगे ये लिविंग से रिलेटेड होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स, एल्गी, ये सब हो जाएंगे। नॉन वायबल क्या होंगे? जो नॉन लिविंग होंगे, और नॉन लिविंग में जैसे हम देख सकते हैं सिगरेट स्मोक, इसके अलावा हम देख सकते हैं डस्ट, सैंड, फ्लाई ऐश, सीमेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, मिस्ट, फ्यूम पार्टिकुलेट्स, ये सब। तो दीज आर नॉन वायबल पार्टिकुलेट। नॉन वायबल से नाम से ही पता चल रहा है जो नॉन लिविंग से रिलेटेड हो। इसके अलावा द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट आर लार्जली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल की साइज होगी, कितनी साइज है, उसी के ऊपर इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी पर, यह डिपेंड करेगा। इसके अलावा लेड एक और एग्जांपल है। लेड यूज्ड टू बी मेजर एयर पोल्यूटेंट इमिटेड बाय व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो फ्यूल्स होता है, पेट्रोल डीजल जो होता है, इसमें लेड जो है ये मिलाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है। लेड, पेट्रोलियम में लेड प्रेजेंट होता है। जब पेट्रोल डीजल बर्न होते हैं, फ्यूल बर्न होता है, तो उसके साथ लेड भी रिलीज होता है, और ये भी एक पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट देखें इसके बाद में ये तो था ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन, ये तो वो था जो हम ग्राउंड लेवल पर देख रहे थे, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल जो अर्थ 0 to 10 किलोमीटर वाला एरिया था उसमें। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर पोल्यूशन जो होता है ये होता है मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ये कहें फ्रियोन की वजह से, और फ्रियोन की वजह से क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन होता है। तो यहां पर हम देखें स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन इज ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रिवेंट कराते हैं, और इसी में डिप्लेशन होने लग जाता है। क्यों होता है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये कंबाइंड हो जाता है ओजोन के साथ और ओजोन का डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन में कर देंगे, ऑक्सीजन में O2 में कन्वर्ट कर देंगे ओजोन को। तो ओजोन जब वहां से डिप्लेशन होने लग जाएगा, वो जो लेयर है वो थिन होती चली जाएगी, इसी को बोलते हैं ओजोन होल। यहां पर देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक एग्जांपल लिया, सबसे कॉमन एग्जांपल है, इसको हम फ्रियोन 12 भी बोलते हैं, फ्रियोन 12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यहां पर CF2Cl2। ये अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होगा ये ओजोन को O2 में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा इस प्रोसेस में जो ClO फ्री रेडिकल है ये भी बनेगा और ये भी ओजोन को कन्वर्ट कर देगा O2 में। तो ये जो फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये कन्वर्ट करता है ओजोन को ऑक्सीजन में। नेक्स्ट इसके बाद देखें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी हमने CO2 के इफेक्ट में बात भी की थी। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखें, जैसे जो कार होती है, व्हीकल जो होते हैं, कार जो है, कार में अगर आपने जो साइड मिरर्स है, शीशे जो हैं, ग्लासेस हैं, अगर वो लगा रखे हैं और ऐसे में अगर हमने उसको धूप में बाहर खड़ा कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, जो सनलाइट अंदर आएगी कार के अंदर, अंदर तो आ जाएगी सनलाइट, लेकिन वो जो हीट प्रोड्यूस करेंगे अंदर आकर, वो हीट बाहर नहीं निकल पाएगी। यानी जो ग्लासेस हैं, वो ग्लासेस क्या होंगे, जो हीट के, सनलाइट के लिए तो ट्रांसपेरेंट होंगे, लेकिन हीट के लिए नहीं होंगे। तो अंदर जो होगा, कार के अंदर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि जब हम उसमें अंदर जब बैठने की कोशिश करते हैं तो बैठा भी नहीं जाता, इतना ज्यादा हीट। बस यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहां पर जो ग्लास का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है सनलाइट के लिए, यानी सनलाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस हीट को बाहर नहीं जाने देगा। और इस तरह से क्या होगा, सराउंडिंग में अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। इसी को हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा हमने? क्योंकि CO2 सीधा सीधा रिलेटेड है प्लांट से। तो यहां पर हम कहें अबाउट 75% ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का जो 75% पार्ट है वो अर्थ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके किसके थ्रू? बाय अर्थ, बाय द अर्थ सरफेस विच इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेज CO2, मीथेन, ओजोन, CFC, वाटर वेपर, N2O, ओजोन, ये सब इसके अंदर गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें सबसे जो मेजर पार्ट है वो CO2 का है, देन CH4 का। क्वेश्चन आ चुका है AIPMT में, जब नीट से पहले AIPMT हुआ करते थे तो वहां पर ग्रीन हाउस गैसेज का ये कंपोजिशन आ चुका है, कौन कितना परसेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, CO2 मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। CO2 मॉलिक्यूल ट्रैप हीट एज दे आर ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट बट नॉट टू द हीट रेडिएशन। CO2 मॉलिक्यूल ट्रैप कर लेते हैं इन सनलाइट को और ट्रांसपेरेंट होते हैं सनलाइट के लिए, बट हीट को वापस रिलीज नहीं करते। CO2 इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एसिड रेन, नेक्स्ट है एसिड रेन। और एसिड रेन जो होगा, एसिड रेन क्या है, नाम से पता चल रहा है, रेन बरसात हो रही है, एसिड मतलब उसमें एसिड मिक्स होके आ रहा है। अब ये एसिड आ कहां से रहा है? तो हम देखें एसिड रेन किसको कहेंगे, जब pH जो होता है रेन का, वाटर, रेन वाटर का जो pH होता है, अगर वो 5.6 जो है इसके आसपास पहुंच जाए, 5.6 के आसपास, तो हम इसको कहेंगे एसिडिक रेन। 5.6 के आसपास पहुंचने लग जाए तो ये एसिडिक रेन बन जाएगा। ये बनता क्यों है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन कॉज एसिड रेन। सल्फाइड नाइट्रोजन जैसे SO2, SO3, NO2, ये सब जो होते हैं सल्फाइड, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे ही कोई भी ऑक्साइड है, SO2 की बात करते हैं हम, SO2 एटमॉस्फेयर में बहुत होता है। जो इंडस्ट्रियल जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है एक तरह से, जो गैसेज होती हैं इंडस्ट्री में, जो SO2 बाहर निकलती है, यही SO2 जो होती है वाटर के साथ कंबाइंड होकर H2SO3 बना लेते हैं। SO3 जो होगा वो H2SO4 बना लेगा।
इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, इन सब में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो रिएक्शन होती है वो एयर में हो जाती है। एयर में हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, एयर में यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं रेन के थ्रू, और ये कंबाइंड होकर जब अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं तब तक एसिड बन चुका होता है, और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। इसका हार्मफुल इफेक्ट जो ऑब्जर्व किया गया है वो ऑब्जर्व किया गया है ताजमहल पर। ताजमहल जो कि मार्बल से बना हुआ है, और मार्बल पर जब एसिड, यहां पर एसिडिक रेन जो इससे टकराते हैं, तो इससे क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, जो मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट पर जब H2SO4 गिरेगा तो ये कैल्शियम सल्फेट H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा कि जो मार्बल है वो डिसफिगर्ड हो जाता है, और मार्बल जो होता है वो डिसकलराइज होने लग जाता है। इसके अलावा लश्चर उसकी चली जाती है, लश्चर चली जाती है, यानी जो चमक थी उसके अंदर, लश्चर जो थी, इसके अलावा उसका कलर डिसअपियर होने लग जाता है, और इसके अलावा वो जो सरफेस है वो उसकी डैमेज होने लग जाती है। तो ये एसिडिक रेन का एक एग्जाम्पल है ताजमहल, जो इसका एक हार्मफुल इफेक्ट है। स्मोग, स्मोक नाम से पता चल रहा है, स्मोक प्लस फोग, स्मोक, ठीक है ना। तो ये स्मोक क्या है? मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग, फोग और स्मोक का मिक्सचर। ये दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है क्लासिकल स्मोक, नाम दिया गया इनको। क्लासिकल स्मोक जो है मिक्सचर है स्मोक का, फोग का, स्मोक, फोग एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लासिकल का मतलब जो नॉर्मली अपने को देखने को मिलता है, अकर्स इन कोल्ड कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है ना। तो जो कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यहां ये क्लासिकल स्मोक बनेगा। और यहां पर हम देखें, ये जो है ये रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, रिड्यूसिंग स्मोक भी कह सकते हैं क्लासिकल स्मोक को। नाउ नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। और जो फोटोकेमिकल स्मोक है, ये किसका रिजल्ट है? ये है एक्शन ऑफ हाइड्रो का, एक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का इफेक्ट होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। तो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इन पर सनलाइट का इफेक्ट होगा, और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन इसमें इसके कंपोनेंट होंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये जो होगा वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। जैसे हमने कहा सनलाइट, सनलाइट का मतलब एटमॉस्फेयर कैसा होगा अगर सनलाइट ज्यादा है तो सनी, यानी कि जिसमें ज्यादा लाइट होंगी, वार्म एंड ड्राई। तो फोटोकेमिकल स्मोग, ये हाइड्रोकार्बन इसमें मेन पार्ट होते हैं। क्लासिकल स्मोग, इसमें फोग, स्मोग और SO2 पार्ट होते हैं। इसके अलावा क्लासिकल स्मोग जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, और फोटोकेमिकल स्मोग जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। यहां पर फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ये सनलाइट की इफेक्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो था एयर पॉल्यूशन। अब हम आते हैं सेकंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन पर। वाटर पॉल्यूशन जो है, इसमें जो क्या क्या रीजन होते हैं, क्या क्या कोज होते हैं। सबसे पहला कोज है पैथोजेंस। वाटर के अंदर पैथोजन आएंगे कहां से? पैथोजन कौन कौन होते हैं? बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। आते कहां से? ये ऑर्गेनिज्म दैट एंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज। तो जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, इसमें से पैथोजन जो होते हैं वाटर में एंटर कर जाते हैं। एंड एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा जो भी होते हैं, एनिमल जो जैसे एनिमल जो इसके अंदर देखें फीकल मटेरियल या इस तरह का जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इनसे। ह्यूमन एक्सक्रीटा भी हो सकता है, सीवेज में ये भी काउंट हो जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन बैक्टीरिया सच एज इकोलाई, इरिस्ट्रिया कोलाई, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस विच कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। तो जो इकोलाई या फिर यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस जो है, ये जो जब वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, या ये कहीं सीवेज के अंदर जो आ जाते हैं, और यही अगर वाटर ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर लिया जाए किसी से भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज होने लग जाएंगी, यानी पेट की बीमारियां होने लग जाएंगी, सिंपल सी कहें तो हम, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है पैथोजेंस के बाद में है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट कहां कहां से मिलेंगे अपने को? ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं लीव्स, ग्रासेस, ट्रेसेस, एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। तो जैसे हम देखते हैं जो भी लीव्स या फिर ग्रासेस जो होते हैं, जब ये वाटर के अंदर पानी में जब बह के चले जाते हैं पानी के अंदर, तो उसमें भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ये।
इसके अलावा एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, जो हमारे लिए अनडिजायरेबल है, वो भी एक तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट है। इसके अलावा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अब एक वर्ड है यहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, और ये जो वाटर के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं, एनिमल जो रहते हैं वाटर के अंदर, फिशेज जैसे, तो इनके लिए ये ऑक्सीजन जो होता है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है रेस्पिरेशन के लिए। अगर ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है, अगर हमने इसमें प्लांट ग्रो कर गई ज्यादा, अनडिजायरेबल प्लांट, या फिर जो सीवेज मटेरियल चला गया, तो जो बैक्टीरिया होंगे उस वाटर के अंदर, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे। किसको? ऑर्गेनिक वेस्ट को। और डिकम्पोज करने के लिए उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, डिकम्पोज करने के लिए, और जो ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए, उसको हम नाम दे देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगर ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 6 ppm से नीचे रह जाते हैं, बिलो 6 ppm, ठीक है ना, बिलो 6 ppm अगर यहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर बिलो 6 ppm है, तो ऐसे में क्या होगा, जो फिश है वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फिश की ग्रोथ नहीं हो पाएंगी। कब? जब यहां पर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है 6 ppm से नीचे रह जाए। तो हम देखें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बैक्टीरिया से जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, ये सब है इसके अंदर। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है 6 ppm जो है, इससे ऊपर ऊपर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके बारे में कि अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर ये वाटर के अंदर जो हम, वाटर इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर, इसका मतलब ये हो गया, देखो अगर मान लो हमें ज्यादा BOD ज्यादा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व ऑक्सीजन तो ज्यादा है तो अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा सबको। लेकिन अगर BOD ज्यादा है तो उल्टा हो जाएगा। BOD ज्यादा, इसका मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो कितना ज्यादा होगा। भाई जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उतनी ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, जो उतनी ही ज्यादा BOD होगी। अगर ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 ppm जो है, इससे कम है, तो हम कहेंगे वाटर क्लीन है। बस 5 ppm रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है कि उसमें क्लीन वाटर है, बहुत कम रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की डिकम्पोज करने के लिए, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल कम है। लेकिन अगर ये हाई पोल्यूटेंट है तो 17 ppm या इससे ज्यादा तक पहुंच जाता है, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा आ चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखें, केमिकल पॉल्यूटेंट। केमिकल, अभी तक तो हम देख रहे थे ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, अब केमिकल वेस्ट देखते हैं। तो केमिकल वेस्ट में अगर हम बात करते हैं, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल सच एज कैडमियम, मर्करी, निकल, तो ये सब जो होते हैं कैडमियम, मर्करी, निकल, ये एक हार्मफुल इफेक्ट लगाते हैं। अगर इसमें देखें तो ये जो मेटल्स हैं कैडमियम, मर्करी, निकल, ये डैमेज करते हैं किडनी को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लिवर को, इन सबको ये इसको डैमेज करते हैं, कैडमियम, मर्करी और निकल। कैडमियम, मर्करी के बारे में कहा जाता है कि जापान में एक डिजीज हुई थी, मिनामाटा डिजीज, जिससे वाटर के अंदर बहुत ज्यादा जो एनिमल्स थे, वो बहुत ज्यादा एनिमल्स की डेथ हो गई थी, मिनामाटा डिजीज। चलिए नेक्स्ट देखें, दीज मेटल्स कैन, ये हो गया। इसके बाद NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट्स हैं, NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड आर यूज्ड टू मेल्ट स्नो एंड आइस इन द कोल्डर क्लाइमेट। तो जो कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं, जहां पर अब स्नो बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है, अगर वो स्नो वहां से रिमूव करनी हो तो NaCl या कैल्शियम क्लोराइड जो है वहां पर यूज होते हैं केमिकल्स, और वो सीधा वाटर के अंदर ही आएंगे इसके बाद में। नेक्स्ट इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पोल्यूट मेक सोर्स ऑफ वाटर। तो ये वाटर पॉल्यूशन का सोर्स हो सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पोल्यूटेंट। कैसे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे होंगे? क्योंकि जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं वो जनरली सी एरियाज में होती है। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं, उससे जो वेस्ट निकलता है केमिकल्स, वो सीधा ओशियंस में जाता है।
तो ओशियंस जो होते हैं वो पोल्यूटेंट, वो उसमें पोल्यूशन होने लग जाएगा। तो ओशियंस का जो पोल्यूशन है केमिकल्स वाला, उसका एक मेन रीजन है पेट्रोलियम रिफाइनरी। चलिए नेक्स्ट देखें इसके बाद में पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये भी वाटर पोल्यूशन का एक रीजन है। पेस्टिसाइड दैट ड्रिफ्ट डाउन फ्रॉम स्प्रेज एंड, यहां पर देखें हम, रन ऑफ फ्रॉम लैंड्स। तो जो लैंड्स पर जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं क्रॉप्स के अंदर, स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे जब हम करते हैं तो वो डायरेक्ट वाटर के अंदर चला जाता है, या फिर जब जैसे बरसात होती है, इसमें रेनफॉल होता है, तो या इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन में भी यही होता है कि वाटर जो होता है फ्लो करता है, तो वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी फ्लो करके सीधा वाटर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना, पेस्टिसाइड जो होते हैं जब वाटर फ्लो होता है, जहां वाटर फ्लो होगा तो वहां मिक्सिंग होने लग जाएगी यहां पर। तो पेस्टिसाइड भी एक यहां पर हम कहें कि वाटर पॉल्यूशन का एक रीजन है। नेक्स्ट है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल कंपाउंड। पॉलीक्लोरिनेटेड पीसीबी जिसको हम कहते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज क्लीनिंग सॉल्वेंट। क्लीनिंग सॉल्वेंट की तरह काम में लेते हैं इनको, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल कंपाउंड को, डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो इनका क्लींजिंग एजेंट, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, इन सब में यूज होता है। पीसीबी आर सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजन, यानी पीसीबी को भी सस्पेक्ट किया गया है कि ये भी कैंसर प्रोड्यूसिंग है, शायद ये ऐसा सस्पेक्ट किया गया है इनमें। फर्टिलाइजर कंटेन फॉस्फेट। फर्टिलाइजर में फॉस्फेट होता है क्योंकि फॉस्फेट जो होता है ये प्लांट ग्रोथ को एनहांस करता है। फर्टिलाइजर जो होता है प्लांट ग्रोथ को अच्छा बनाए रखता है, ठीक है। लेकिन जब यही फॉस्फेट वाटर में चला जाता है, पानी में चला जाता है, तो वाटर के अंदर भी प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, और वाटर के अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स वो इकट्ठा हो जाएंगे तो वो बीओडी को इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर हम देखें फर्टिलाइजर में जो फॉस्फेट होता है ये जब वाटर में चला जाएगा तो एल्गी ग्रोथ होने लग जाएगी, एल्गी ग्रो करने लग जाएंगे, और वो ये कहें कि विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वाटर। डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसको वो रिड्यूस कर देंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से फर्टिलाइजर जो फॉस्फेट होता है ये भी, अब जैसे अगर एल्गी ने अगर मान लो ग्रोथ कर लिया, एक अगर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है इसका मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन को इनहिबिट कर रहा है। जैसे एल्गी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो फिश उसमें है उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी, यानी एल्गी की ग्रोथ की वजह से जो एनिमल्स की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। और ये जो इनहिबिशन होता है, द प्रोसेस, ये हम देखो इसके टर्म यूज कर रहे हैं इसी चीज के लिए, द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज में जो न्यूट्रिएंट हैं सपोर्ट डेंस प्लांट पॉपुलेशन। तो ये जो हमने न्यूट्रिएंट मिलाए हैं फर्टिलाइजर के, ये जो प्लांट जो हैं उनकी पॉपुलेशन को तो डेंस कर देंगे, बट विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्रीविंग इट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है कि ये तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लें और एनिमल जो होते हैं वो किल होते जा रहे हैं। तो इसी को हम एक नाम दे दिया यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या है? प्लांट ग्रोथ करके और एनिमल ग्रोथ को रिड्यूस करना एक्वस में, वाटर के जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है यूट्रिफिकेशन का। नेक्स्ट देखें इसके बाद में, वाटर पॉल्यूशन के अंदर ही जैसे हमने कहा केमिकल्स भी बहुत सारे होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड बना रखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जिसमें कि अगर इतना कोई केमिकल है तो वो बेनिफिट उसमें कोई हार्मफुल नहीं है। तो जैसे फ्लोराइड की जो लिमिट डिसाइड कर, पहले तो ये देख लेते हैं कि फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। तो फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से जो एनिमल होता है वो डिके होने लग जाता है, यानी फ्लोराइड एनिमल जो होता है टीथ के अंदर, इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, टीथ के लिए। तो ये टूथ डिके होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि इनेमल जो होता है ये इनेमल को स्ट्रॉन्ग बनाता है फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन होगा तो इनेमल स्ट्रॉन्ग बनेगा कैल्शियम फ्लोराइड की वजह से, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फ्लोराइड की वजह से। लेकिन अगर फ्लोराइड नहीं है
तो टूथ डिके होने लग जाएगा, इनेमल जो होता है वो वीक होने लग जाता है। इनेमल वैसे हार्डेस्ट पार्ट है अपनी बॉडी का, ये यहां से वीक होने लग जाएगा F माइनस की कंसंट्रेशन। लेकिन जब ये कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है, जो टीथ होते हैं ये येलोइश कलर के होने लग जाते हैं, फ्लोराइड जो होता है वो टूथ पर डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ, तो टीथ जो होता है उसको जो कलर है वो एक तरह से डिसकलर्ड होने लग, मतलब कलर जो होते हैं वो डिसफिगर होने लग जाता है इसका, जब कंसंट्रेशन 2 ppm, यानी फ्लोराइड की जो हमने स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन बता रखी है वो है 2 ppm। अगर 2 ppm से कम है, यानी कि अगर फ्लोराइड एब्सेंट है तो भी अच्छा नहीं है, और अगर 2 ppm से ज्यादा है तो भी अच्छा नहीं है, फ्लोराइड होना चाहिए 2 ppm तक। नेक्स्ट है लेड। लेड वैसे हमने एयर पोल्यूशन में भी बात की थी लेड की। लेड की जो अपर लिमिट है, हायर लिमिट है, वो है ड्रिंकिंग वाटर में 50 ppb। यहां तो ppm था ऊपर, ये ppb। ppm यानी पार्ट पर मिलियन और ppb यानी पार्ट पर बिलियन। ये मिलियन है, ये बिलियन है। ppb ये मैक्सिमम यूनिट है, इसकी लिमिट है। नेक्स्ट है सल्फेट। सल्फेट की जो हायर लिमिट है वो लिमिट हमने डिसाइड कर रखी है 500 ppm। लेकिन अगर 500 ppm से ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे में लेक्सेटिव इफेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना इसमें दस्त लग जाना, तो जो लेक्सेटिव इफेक्ट है इसमें दस्त लगने लग जाते हैं, लूज मोशन होने लग जाते हैं, सल्फेट की हायर लिमिट से। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट और नाइट्रेट जो होते हैं इनकी अपर लिमिट ड्रिंकिंग वाटर में वो है 50 ppm। अगर 50 ppm से ज्यादा हो जाएगा तो एक डिजीज होती है मेथेमोग्लोबिनेमिया, जिसको हम बोलते हैं मेथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है ना, मेथेमोग्लोबिनेमिया, और इसी को एक नाम देते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो यहां पर मेथेमोग्लोबिनिया और या ब्लू बेबी, इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी का कलर होता है ब्लूइश होने लग जाता है। ठीक है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, ये था वाटर पॉल्यूशन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड। अब हमने मेटल्स के कुछ और स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ppm में है। Fe 0.2, मैग्नीज 0.05, एल्यूमिनियम 0.2, कॉपर 3.0, जिंक 3.0 और कैडमियम 0.005। तो ये इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं अदर मेटल्स की। नेक्स्ट देखें, इसके बाद वाटर पॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले तो क्या क्या जो होते हैं जो सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, कौन कौन वो पॉल्यूटेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इंसेक्टिसाइड। अब ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब हम क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्रॉप में यूज करते हैं इनको, क्रॉप में हर्बिसाइड और ये सब। तो ये जो होंगे, जितना हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, ये वाटर के जब यूज तो हम कर रहे हैं क्रॉप के लिए, एनहांस करने के लिए, या ये कहें पेस्ट जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन यही सॉइल के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। प्रायर टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले निकोटिन का यूज किया जाता था एज ए पेस्ट कंट्रोल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, डीडीटी का यूज होने लग गया। डीडीटी, और डीडीटी वेरियस क्रॉप डिजीजेस में यूज हो गया। लेकिन जो यहां पर हम कहें डीडीटी जो होता है, इसमें जो पेस्टिसाइड होते हैं ये रेसिस्ट होने लग जाते हैं इस डीडीटी से, या ये कहें इसका एक हार्मफुल इफेक्ट ये भी है कि ये डिपॉजिट होने लग जाता है लिविंग बॉडीज के अंदर और परमानेंट होने लग जाता है, रेसिस्ट हो जाता है, परमानेंट होने लग जाता है। नेक्स्ट देखें, पेस्टिसाइड आर बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स विद इकोनॉमिकल रिपरकर्सिव। ठीक है ना, यानी ये इकोनॉमिकल जो होते हैं, इकोलॉजिकल जो होते हैं, इकोलॉजिकल जो यहां पर हम कहें, जिसको हिंदी में कहें तो दुष्परिणाम होने लग जाते हैं इकोलॉजिकली। तो यहां इकोलॉजिकली हार्मफुल इफेक्ट आने लग जाते हैं इनसे, पेस्टिसाइड से। देखें क्या है इसके अंदर, जैसे एक इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं, डीडीटी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो डीडीटी जो होता है, ये रेसिस्टेंस, इंसेक्ट रेसिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है डीडीटी के लिए। जैसे पहले जितना इफेक्ट होता था अब उतना इफेक्ट नहीं होता, हालांकि अब डीडीटी को बैन भी कर दिया गया है।
तो डीडीटी का ये इफेक्ट ओवरकम करने के लिए इससे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जैसे एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन, ये यूज करते हैं एल्ड्रिन एंड डाईएल्ड्रिन डीडीटी के ऊपर। अब डीडीटी यूज नहीं करते हैं। दीज डेज हर्बिसाइड्स सच एज सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनेट, इनका भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कुछ हर्बिसाइड्स जो होते हैं, ये जो होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स भी कॉज करते हैं, बर्थ डिफेक्ट, ठीक है ना, बर्थ डिफेक्ट जो है इनसे आने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद में इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर बात करें तो दो तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायो नॉन डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो कहां से इसमें इंडस्ट्री में मिलेंगे अपने को, कॉटन मिल्स, कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर जो, कॉटन मिल्स, पेपर मिल्स एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, इनसे जो वेस्ट निकलेगा वो तो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये कहां से मिलेगा, ये जो पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, या आयरन प्लांट, स्टील प्लांट, इन सब से जो वेस्ट निकलता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है ये ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है इसको तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है नाउएडेज फ्लाई ऐश एंड स्लैग फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री में जो स्लैग मिलता है, सिलिकेट जो मिलते हैं, इसके अलावा जो फ्लाई ऐश जो होता है, अब इनका यूज होने लगे हैं आजकल, और इनका यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट बनाने में फ्लाई ऐश की सीमेंट बन जाती है, तो सीमेंट बनाने में इनका यूज हम करते हैं, तो ये यूटिलाइजेशन हो जाता है, ये अच्छी बात है। फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट से भी फ्यूल बनता है जिसका ऑक्टेन नंबर भी बहुत हाई होता है। ऑक्टेन नंबर यानी जो पेट्रोल क्वालिटी को मेजर करते हैं, तो यहां पर हम कह रहे हैं फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज हाई ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग जितनी ज्यादा होती है वो फ्यूल उतना ही अच्छा माना जाता है। और यहां पर हम देखें, इसको हम एक नाम देते हैं ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल जो प्लास्टिक वेस्ट से जो ऑब्टेन हो, यानी एक अच्छा यूज है प्लास्टिक वेस्ट का। नेक्स्ट इसके बाद में देखें वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हमें वेस्ट मिल रहा है, इंडस्ट्री वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट, जो भी है, इसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो यहां पर हम देखें द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहां पर हम देखें जो इम्प्रॉपर जो मैनेजमेंट होता है, डिस्पोजल होता है वेस्ट का, यही एक मेन सोर्स होता है किसका, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। हम कहते हैं कि एनवायरमेंट जो है वो आजकल खराब हो रहा है वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। अगर हम इसको प्रॉपर वे में इसको डिकम्पोज करें या डिस्पोज करें तो हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बच सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 प्रोग्राम रिलीज किए हैं, और वो प्रोग्राम के नाम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो ये 2 जो है स्वच्छ भारत अभियान जिसको हम बोलते हैं, मिशन जो बोलते हैं, ये लॉन्च किए गए हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। देखिए नेक्स्ट इसके बाद में ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री यानी कि यहां ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या है, वैसे नाम से पता चले तो भाई जहां पर ग्रीनरी हो, यहां उसका मतलब दूसरा है। यहां है ग्रीन केमिस्ट्री मतलब ए वे ऑफ थिंकिंग। तो यहां पर हम कहें इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इट अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर साइंस टू रिड्यूस द एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। यानी जितनी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री की नॉलेज है, अदर साइंसेस की जो नॉलेज है, अगर इस नॉलेज का यूज हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या एनवायरमेंट को जो हम कहीं स्पॉइल होने से बचाने में अगर लगाते हैं, अगर हम कुछ इसके बारे में सोचते हैं कैसे इसको चेंज किया जाए, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। यानी ग्रीन केमिस्ट्री एक थिंकिंग है कि कैसे हम एनवायरमेंट को अच्छा रखें, बढ़िया बनाए रखें। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे टेट्राक्लोरोइथीन, ये पहले यूज होता था ड्राई क्लीन के अंदर, इसको परक्लीन भी बोलते हैं, परक्लीन एंड ट्राइक्लीन, दीज आर यूज्ड इन ड्राई क्लीन। तो इसको ड्राई क्लीन में हम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, यूज करते थे। अब इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं,
क्योंकि ये सस्पेंडेड कार्सिनोजन है, ये एक कार्सिनोजन है, तो इसका हार्मफुल इफेक्ट हुआ। अब इसकी जगह हम यूज करते हैं लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विद ए सुटेबल डिटर्जेंट, लिक्विफाइड CO2 यूज करते हैं विद ए सुटेबल डिटर्जेंट। तो ये हमने एक तरह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट था उसको रिड्यूस कर दिया। तो जैसे ही यहां पर हमने हार्मफुल इफेक्ट को बेनिफिशियल में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही कुछ और है, जैसे क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन गैस जो है इसका यूज पहले करते थे ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म, ब्लीचिंग एजेंट की तरह, ब्लीचिंग एजेंट। और ब्लीचिंग एजेंट किसमें? पेपर में। तो पेपर को ब्लीच करने में काम में लेते थे, लेकिन अब हम काम में लेते हैं इसकी जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद सुटेबल कैटलिस्ट। तो हम ये क्या कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसे चेंज जो एनवायरमेंट को अच्छा बनाए रखें। नेक्स्ट है इसके बाद में इथेनॉल जो होता है उसको हम इथीन के कमर्स ऑक्सीडेशन वन स्टेप में भी बना सकते हैं। एक सिंगल स्टेप में इथीन से हम यहां पर इथेनॉल बना सकते हैं, पैलेडियम या कॉपर इसमें कैटलिस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट इसी के बाद कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे टेमेरिंड। टेमेरिंड का जो सीड्स होते हैं उसका जो आउटर कवरिंग होता है, कर्नेल जो होता है, इसका यूज हम करते हैं, फाउंड टू बी इफेक्टिव टू मेक वाटर क्लीन, वाटर को क्लीन करने में इसको काम में लेते हैं। टेमेरिंड के जो कर्नेल होते हैं, हल्दी के जो बाहर का कवरिंग होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, छिलके जो होते हैं इनको। तो यहां पर हम देखें जो ग्रीन केमिस्ट्री है, क्या है ये ग्रीन केमिस्ट्री? हम लास्ट में वापस इस लाइन को देख रहे हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इज ए कोस्ट इफेक्टिव अप्रोच, cost effective approach which involve reduction in material energy consumption and waste generation। ठीक है ना? तो यहां पर हम देखें तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, एक इफेक्टिव अप्रोच है एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए, और जो मटेरियल जो है इनका रिडक्शन, जो ये सब है कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन, इन सबको ध्यान में रखते हुए कि मटेरियल का जो वेस्ट हो रहा है उसका कंजप्शन हो जाए, रिसाइकल हो जाए, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो यहां पर देखें ये था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो हम इकोलॉजी में, बायो के अंदर और डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।